नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। राजस्थान के सीकर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं दिया तो इस बार 40 लाख ट्रैक्टर से संसद का घेराव किया जाएगा। राकेश टिकैत ने इसके साथ ही कहा कि किसान इंडिया गेट के आसपास मौजूद पार्क की जुताई भी करेगा और उसके बाद से वो फसल पैदा करेंगे। हालांकि अभी तक संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने संसद घेराव की तारीख तय नहीं की है। टिकैत ने कहा कि अगर सही बनाया तो कई बड़ी कंपनीज के गोडाउन ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए किसान मोर्चा जल्द ही तारीख बताएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 51 दिन भी लगातार जारी। किसानों की मांग है कि सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करे, एमएसपी पर कानून बनाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दमन विरोधी दिवस मनाया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर हिंसा मामले के आरोपी लखा सिधाना ने फेसबुक पर फिर एक बार एक नया वीडियो पोस्ट किया है। इसमें सिधाना ने कहा है कि वो आंदोलन जीते बिना वापस नहीं जाएगा। वहीं भटिंडा में मंगलवार की रैली को कामयाबी बताते हुए लखा ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ जवाब देने के लिए भी लोगों को भड़काया। इस दौरान सिधाना ने उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उन पर गलत केस किया है। सिधाना ने बठिंडा में हुई किसान रैली की कामयाबी पर कांग्रेस और अकाली दल को सियासत न करने की सलाह दी है और दोनों ही पार्टी से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को भटिंडा में हुई किसान रैली के दौरान लखा सिधाना मंच पर मौजूद था और बावजूद इसके पुलिस सिधानों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। टूल किट मामले में आरोपी शांतनु मलिक की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। ये भी बता दें कि शांतनु ने अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। स्टेडियम के उद्घाटन के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। यहां अमित शाह ने ऐलान किया कि मोटेरा स्टेडियम का नाम अब बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अहमदाबाद को अब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्टेडियम में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इससे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कई तरह के खेलों का आयोजन हो सकता है। इस दौरान अमित शाह ने ऐलान किया कि करीब 600 स्कूल्स को इस स्टेडियम के साथ जोड़ा जाएगा। सभी स्कूल्स के बच्चों को यहां पर लाया जाएगा और खेलने का मौका दिया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि मोदी स्टेडियम के पास जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस पूरे इलाके के अंदर 20 स्टेडियम तैयार किए जाएंगे जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए व्यवस्था की जाएगी। मोदी स्टेडियम को तैयार करने के अंदर आपको बता दें कि करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। स्टेडियम के अंदर 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का नाम शुमार था। अहमदाबाद में बने स्टेडियम दुनिया का पहला स्टेडियम है। यहां 11 सेंटर पिच बनाई गई है। स्टेडियम की 11 पिच में से 5 में निर्माण में लाल मिट्टी और बाकी के 6 में काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दक्षिण भारत वाले बयान पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के इस बयान पर उन्हें एहसान फरामोश करार दिया है तो कई दिग्गज बीजेपी नेताओं ने भी राहुल के बयान को उत्तर भारतीयों के खिलाफ बताया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल में दिए गए बयान पर बड़ा हमला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी ने उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया है, अब दक्षिण को चले हैं। गौरतलब है कि केरल में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर से सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीतिक आदत हो गई थी।
अब ऐसे में केरल आना मेरे लिए एक अलग अनुभव है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। देश के अंदर 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक 1 मार्च से ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। देश के जिन 10,000 सरकारी सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे, उन्हें वैक्सीन का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन का टीका लगवाएंगे, उन्हें पैसा देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जल्द ही वैक्सीन के टीके का दाम बता दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 16 जनवरी से 24 फरवरी तक करीब 1 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग चुका है, जबकि 16 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। भारत में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के 2 और केसों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से अब तक 6 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं यूनाइटेड किंगडम में स्ट्रेन के अब तक 187 मामले सामने आए हैं। वहीं एक शख्स में ब्राजील वाले स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। देश के कई राज्यों के अंदर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली के अंदर बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल दिल्ली सरकार ने देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया है। बता दें कि दिल्ली के अंदर ये नया नियम 26 फरवरी यानी कि शुक्रवार आधी रात से लागू हो जाएगा। 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। ये भी बता दें कि इन 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले हर शख्स की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने का नियम फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि कार से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर यह नियम नहीं होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच औरंगाबाद शहर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक एक कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। बाबा रामदेव की कोरोना दवाई कोरोनिल पर हुए विवाद के बाद से अब पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण सामने आए हैं। दरअसल बालकृष्ण ने एक बार फिर से ट्वीट करके दावा किया है कि कोरोनिल को WHO, GMP की तरफ से COPP लाइसेंस मिला है। आचार्य बालकृष्ण ने 4 पन्नों की प्रेस रिलीज को ट्वीट करते हुए लिखा है कि महामारी में कोरोनिल ने COPP लाइसेंस हासिल करके आयुर्वेद का डंका पूरे विश्व में बजा दिया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के विरोधियों में खलबली मची हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर उठाए गए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सवालों पर भी आचार्य बालकृष्ण ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हर्षवर्धन ने किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को एंडोर्स नहीं किया है और ना ही उन्होंने किसी मॉडर्न मेडिसिन को कमजोर किया है। आम आदमी पार्टी को गुजरात के नगर निगम चुनावों में मिली सफलता के बाद से आप मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो 26 फरवरी को गुजरात का दौरा कर सूरत में रोड शो करेंगे। मतगणना के रुझानों पर केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात के लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लोग भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से त्रस्त थे। लोगों को एक विकल्प चाहिए था और आम आदमी पार्टी के रूप में उनको एक विकल्प मिला है। शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने मुखपत्र सामना में पुडुचेरी में सरकार गिराने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने कहा है कि पुडुचेरी में उपराज्यपाल के पद पर तैनात किरण बेदी ने नारायणसामी सरकार को ठीक से काम करने नहीं दिया। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने छोटा राज्य यानी कि पुडुचेरी भी कांग्रेस के हाथ से खींच लिया। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा कि बीजेपी अब मार्च अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत करेगी। पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं जांच में बाधा डालने के आरोप में राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी के युवा नेता पामेला गोस्वामी को
कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद से पामेला गोस्वामी ने बीजेपी के ही नेता राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। सीएम योगी ने कहा कि आपस में सहमति और असहमति सभी के बीच हो सकती है, लेकिन संवाद की सिलसिला हमेशा चलता रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल के लिए सरकार का एक दस्तावेज होता है। योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सदन के अंदर एक नई परिपाटी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कभी विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये ड्रामा कंपनी है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोवर्धन पहुंची। यहां उन्होंने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की। जुराम बंदी के पुजारियों ने राज्यपाल को माला और प्रसाद भेंट करके उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के मथुरा दौरे और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पॉलिटिक्स का पाखंड कर रही हैं। पंजाब की जेल के अंदर बंद पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसके तहत प्रदेश की सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो के मेरठ में बंगले को ढहाने के बाद से प्रशासन ने उसकी जमीन को भी कब्जे में लिया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलनकारियों की सुनवाई नहीं कर रही है। वैसे में किसानों ने विरोध का नया तरीका अपनाया है। मेरठ के रोहटा और चिंदोड़ी के किसानों ने गेहूं की 15 बीघा खड़ी फसल जोत डाली और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। महाराजगंज में पीएम आवास योजना में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ घुगली पंचायत में रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया कि कच्चा मकान होने के बावजूद सर्वे में पक्का मकान दिखाया गया है। सुरेंद्र नामक शख्स ने आरोप लगाया है कि पीएम आवास के लिए फॉर्म भरा गया था, लेकिन 1.5 साल तक सरकारी सहायता नहीं मिल पाई। वहीं पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी शिकायत की है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसा हो गया। इसमें 7 लोगों की मौत हुई। इस हादसे के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कार काट के शव को बाहर निकाला। पानी की टंकी के पंप हाउस में अचानक से पाइप फट गई। इसके कारण जहरीली गैस क्लोरीन का रिसाव होने लगा। गैस के रिसाव के कारण पंप हाउस के पास रहने वाले 4 लोगों की तबीयत खराब हो गई। औरैया में कुछ युवकों ने एक महिला और युवक की जमकर पिटाई की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। फर्रुखाबाद के गांव रोहिला में आपसी रंजिश को लेकर 2 बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर बैठे युवक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद से युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बता दें कि फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने एक सिपाही को टक्कर मार दी। इसके बाद सिपाही का इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं सिपाही मीरापुर थाने में तैनात था। गोंडा में बेलभरिया गांव के पास 4 दरिंदों ने नाबालिग स्कूली छात्र के साथ दुष्कर्म किया और लड़की की ओर से विरोध करने पर दरिंदों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, उसे लहूलुहान कर दिया। बिजनौर के बिशनपुर गांव में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना के बाद से पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करके न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर के गोहाना गांव में पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर डाली। इसके बाद से आरोपी ने पत्नी के शव को जलाकर खाई में फेंक दिया। हरियाणा में 5 मार्च से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। इसमें बजट सत्र की अवधि पर मुहर लगाई जाएगी। हरियाणा की जेलों में खामियों को लेकर जनता टीवी की खबर के बाद से नारनौल के अंदर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बाकी के राज्यों की तुलना में हरियाणा की जेलें काफी सुरक्षित हैं।
रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जेलों से कैदियों का भागना संभव नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों की जेलों से कैदी भाग भी जाते हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों से जेलों में सुरंग खोदने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। पलवल में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल पर सरकार के अतिरिक्त कर की वजह से आम जनता काफी परेशान है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आज तक ऐसा किसान आंदोलन नहीं किया गया जिसमें 248 किसान शहीद हो गए हो। सरकार को किसानों की मांगे अब मान लेनी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के अंदर आई तो शहीद होने वाले किसान परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही शहीद किसानों के परिवार वालों को 2-2 लाख देने की घोषणा की है। हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से महेंद्रगढ़ जिले के सभी 346 ग्राम पंचायतों का कार्यभार प्रशासक अब बीडीपीओ है। वो ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से कार्यों का संचालन करेंगे। हरियाणा में अब एक बार फिर से सरपंचों का होगा। जब तक नई पंचायतों का गठन नहीं होता तब तक गांव में चल रहे विकास कार्यों का निगरानी ग्राम सचिव करेंगे और बीडीपीओ को रिपोर्ट की जाएगी। महेंद्रगढ़ के जिला विकास पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया है कि अब ग्राम सचिव और प्रशासक ही गांव की कमान संभालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी ग्रामीण को किसी तरह की समस्या न हो। काला पीलिया मुक्त करने की मुहिम हरियाणा में तेज हो चुकी है। भिवानी के अंदर करीब 300 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 50 मरीजों का इलाज जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 में हरियाणा में जीवन रेखा स्कीम की तर्ज पर ही हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था। महम में किसानों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें कृषि कानूनों को रद्द करने और एफएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही ज्ञापन के अंदर दिल्ली हिंसा के दौरान गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ने की मांग भी की गई है। अंबाला में असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम रद्द किया गया। दरअसल किसानों के विरोध में कार्यक्रम रद्द हुआ है। ये भी बता दें कि कार्यक्रम से पहले ही किसानों ने अंबाला गुड़ मंडी के विरोध करने पहुंचे थे। हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल के घर राम मंदिर के लिए संकल्प समर्पण निधि का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में अपना सहयोग भी दिया। किसान आंदोलन को चलाने के साथ साथ गेहूं की कटाई को लेकर किसानों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है, जिससे निजात दिलाने के लिए किसान नेताओं ने एक रणनीति तय की है। इसमें फसल कटाई और आंदोलन दोनों चलता रहेगा। किसान नेताओं ने लंबी चर्चा के बाद से ऐलान किया है कि अब अगर गांव से ऐसे बुजुर्गों का आंदोलन में शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जो खेती करने में सक्षम नहीं है, उनकी ड्यूटी आंदोलन में लगाई जाएगी। अमृतसर से दिल्ली किसान आंदोलन के अंदर शामिल होने जा रहे किसानों का करनाल के डेरा कार सेवा में स्वागत किया गया। किसानों का कहना है कि गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए ये सभी किसान अपनी गिरफ्तारी देंगे। पानीपत के लघु सचिवालय में किसानों के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कृषि कानूनों को रद्द करने और गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने की मांग की गई है। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम से लघु सचिवालय तक किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जो लोग किसान आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। नारनौल में वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर 22वें दिन भी हड़ताल जारी रखी। इस दौरान लघु सचिवालय से लेकर नारनौल के महावीर चौक तक वकीलों ने कैंडल मार्च निकाला और नारनौल मुख्यालय को जिला नारनौल करने की मांग की। कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा में तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी स्कूल खोला गया, लेकिन कालावली के सरकारी स्कूलों में कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है। ना तो स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही सफाई की जा रही है। सिरसा में तीसरे से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने पर
बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान बच्चों के साथ स्कूल में उनके अभिभावकों की भी थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके साथ ही बच्चों को सैनिटाइज करवाकर क्लासरूम में एंट्री दी गई। करनाल के प्राइमरी स्कूल में भी लंबे समय के बाद चहल पहल देखने को मिली। यहाँ तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चे करीब 11 महीने बाद स्कूल पहुंचे और यहाँ बच्चों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। महेंद्रगढ़ में सभी प्राइमरी स्कूल्स को करीब 11 महीने बाद चहल पहल देखने को मिली। प्राइमरी स्कूल्स में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई। इस दौरान सभी बच्चों से कोरोना नियमों का पालन भी कराया गया। गोहाना सब्जी मंडी में सब्जियों की सही दाम नहीं मिलने से परेशान किसान अब अपनी फसलों को खेतों में ही नष्ट कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि सब्जी उगाने में जितने पैसे खर्च हो जाते हैं वो लागत उतनी उनकी लागत भी नहीं मिलती है। रोहतक शहर की राजेंद्र कॉलोनी में मां बेटी की हत्या कर दी गई, जिनके शव कमरे में पड़े मिले, जबकि महिला का पति वहां से गायब मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मामले की जांच में जुटी। यमुनानगर में पुरानी रंजिश के चलते 22 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घटना जठलाना क्षेत्र के पोटली गांव की है, जहां खेतों में अपने भाइयों के साथ निकल रहे युवक की कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर डाली। इस वारदात के बाद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 नामजद के साथ करीब 11 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोहाना पुलिस ने सट्टेबाजों पर लगाम कसने के लिए गुप्त सूचना के आधार पर कई जगह पर छापेमारी की है। इस दौरान 2 अलग अलग जगह से सट्टा लगाते हुए 7 युवकों को पकड़ा गया है। इसके साथ ही मौके से 44,000 से ज्यादा नकदी भी बरामद की गई है। पकड़े गए युवकों में एक युवक पानीपत और बांकी गोहना के रहने वाला है। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सट्टेबाजों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। गुरुग्राम में देर रात कंस्ट्रक्शन मैनेजर की हत्या का मामला सामने आया। गाड़ी सवार अज्ञात बदमाशों ने कंस्ट्रक्शन मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर डाली, तो वहीं वारदात के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विशाखापट्टनम से फतेहाबाद गांजे की खेप लेकर आ रहे 2 कार सवारों को फतेहाबाद सीआईए स्टाफ पुलिस ने काबू किया। कार से पुलिस ने 2 क्विंटल 1 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया। पकड़े गए आरोपी नशा तस्कर कार में 8 बैग में भरकर गांजा विशाखापट्टनम से फतेहाबाद ला रहे थे। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर खाराखेड़ी गांव के पास पुलिस ने नाकेबंदी की और कार सवार 2 लोगों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। रोहतक के हिसार रोड पर श्याम कॉलोनी में 3 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने ज्वेलर्स के ताऊ को पैर में गोली मार अंजाम दिया। वहीं गोली लगने के बाद से घायल शख्स को पीजीआई में भर्ती कराया गया। आपको ये भी बता दें कि बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 85 ग्राम सोना, 1 किलो 400 ग्राम चांदी की लूट की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र के अंदर अपने साथी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस हिरासत में है, लेकिन अभी तक पुलिस को मृतक महिला का शव नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार ही शव की शिनाख्त कर रही है, तलाश कर रही है। नूह में दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेस वे पर जारी निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी गिर जाने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मजदूर यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। हिमाचल में बजट सत्र की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि सत्र की शुरुआत 26 फरवरी से शुरू होगी और 6 मार्च को हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। प्रदेश के अंदर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। रोहतांग, दर्रा सहित मनाली और लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर हिमपात हुआ। हिमाचल के निचले इलाकों के अंदर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 24 से 26 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। मनाली के साथ साथ लाहौल घाटी में भी मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया। बदलते मौसम को देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने अटल टनल को एक बार फिर से सैलानियों के लिए बंद कर दिया है।
पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मनाली में ताजा हिमपात के बाद से पहाड़ों पर सफेद चादर छा गई। पिछले काफी सालों से पोल्यूशन की मार झेल रही देश की राजधानी दिल्ली में अब हिमाचल की पुरानी एचआरटीसी बसेस की एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक 2016 से पहले मैन्युफैक्चर हुई कोई भी बस दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।